चलो, तो डरखाइम बाबा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ हाँ, देख लो एक बार। ऐसे तो ऑल गुड। तो रवि का मैसेज आ ही जाता है। वैसे तो सब सही है। तो डरखाइम डरखाइम का बेसिक्स हमने अच्छे से कवर किए। डरखाइम को हमने देखा कि वो एक क्या था, फंक्शनलिस्ट था। और फंक्शनलिस्ट किस किस तरीके से क्या बोलते हैं, क्या उनका पैराडाइम है, सब। तो एंटीथेटिकल था बेसिकली मार्क्स के। और क्यों इतना बड़ा डिफरेंस था ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि मार्क्स और डर्कहाइम दोनों ही मोस्टली कंटेम्परेरी टाइप के थे, लेकिन फिर भी दोनों के परसेप्शंस में इतना फर्क था। उसका कारण दो अलग अलग सोसाइटी में उनका बॉर्न होना। ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज को एनालाइज कर रहे हो जब, कोई भी क्वेश्चन आएगा जीएस में भी, तो एनालाइज करते समय उसके बैकग्राउंड को जरूर चेक करो। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म समझने के लिए आपको उस एरिया का, सोसाइटी का बैकग्राउंड जानना जरूरी, तब जाके आपको समझ आएगा कि वो क्यों इतने एक्सट्रीमिस्ट है। आपको कश्मीर इशू समझने के लिए उसके बैकग्राउंड पे जाना जरूरी है। बैकग्राउंड मतलब बेसिकली इतिहास हो जाता है एक तरह से। कल तक भी जो हुआ वो इतिहास है हमारे लिए। अब इतिहास में या बैकग्राउंड में तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक सोशल, एक इकोनॉमिक, और तीसरा पॉलिटिकल। इन तीन ब्रॉड पैरामीटर्स पे आप हमेशा एनालिसिस कर सकते हो। कभी भी किसी चीज के लिए अगर आपको कॉज नहीं आ रही है, नहीं आई, तो तीन हेडर पे डिवाइड कर दो, सोशो, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। दो दो पॉइंट भी अगर आप इसमें लिख पाते हो तो 6 पॉइंट हो गए। क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है, जैसे फिनोमेनोलॉजी बोलती है ना, कि हम क्या करते हैं, टाइपिफिकेशन करते हैं। तो टाइपिफिकेशन क्या है, बेसिकली एक कैटेगराइजेशन है, एक डब्बे बना के रखते हैं हम अपने ब्रेन में। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि आपने भी अपना पहला पेपर अटेम्प्ट किया है, कुछ कॉपीज मैंने अभी देखी हैं, कुछ और देखनी बाकी है। आपका जो ओरल नॉलेज है, वो ओरल नॉलेज रिटन फॉर्म में, एक्सप्रेशंस में नहीं आ पाता। उसका कारण क्या है कि ओरली जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास में वाइड एंड ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं, ओपन एंडेड एक्सप्रेशंस होते हैं। अब आप मानो कि मैं जिस स्पीड से इस वक्त बोल रहा हूं, उस स्पीड से मैं लिख नहीं सकता। और जब मैं लिख रहा हूं तो मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। The Karl Marx asserted that capitalism is the curse for the century। ब्रेन भी इसी स्पीड से चलता है। तो मालगाड़ी की स्पीड से ब्रेन चलता है, तो वो मालगाड़ी की स्पीड से ही आप। तो पॉइंट नंबर वन तो अपना लिखना एक तो तेज है, ताकि जो फटाफट फटाफट एक्सप्रेशंस दिमाग में आ रहे हैं उसको हम कॉपी पे उतार पाए। अब वो फटाफट एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे दिमाग में, आइडियाज जब तेज जनरेट होंगे। आइडियाज तेज जनरेट करने के लिए बहुत बेसिक सी चीज होती है, अपनी इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करके रखो ब्रेन में। ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना। तो जो भी आप कैटेगराइज करके रखोगे, आप देखो कि जितने भी आपके माइंड मैप्स आपको मिल रहे हैं। ओके, सॉरी, आई हैव गॉट 2 माइंड मैप्स ऑल्सो, जिनको कल कम रह गए थे। कौन कौन था तुम्हारा? और 2 सेट्स कम थे, कोई बात नहीं। तो मैं प्रिंट आउट ले आऊं, ले लेना। तो जो भी आपको माइंड मैप मिल रहे हैं, आप उसमें देखो कि वो कैटेगराइज्ड होती हैं चीजें। एक साइड अलग, दूसरी साइड अलग, तीसरी साइड अलग। वो कैटेगराइजेशन के हिसाब से ही मैं आपको माइंड मैप देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट जो होता है वो बड़ा बिखरा हुआ होता है। टेक्स्ट एक कहानी है।
मेरा रोल क्या रहता है यहाँ पे कि मैं उस कहानी को और इस कैटेगराइजेशन को आपको कंपार्टमेंटलाइज्ड वे में दोनों मिला जुला के आपको दिमाग में फिट कर दूंगी, ये चीज ऐसी होती है। नाउ व्हाट आई एम श्योर अबाउट इज कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया है वो आपके दिमाग में कहानी तो है, क्योंकि आपने अपनी कॉपियों में भी वो कहानी लिखी है और मेरे मुंह से बोली हुई ही लिखी है। इस चीज से ये तो मैं अश्योर्ड हूं कि आप लोग को समझ तो आ रहा है, तो कोशिश थोड़ी बहुत तो कामयाब हो रही है। अब बात ये है कि उसमें एग्जामिनर को कैसे समझाया जाए। तो एग्जामिनर को कैसे समझाया जाए उसका एक बहुत बढ़िया तरीका यही है कि आप जो इंफॉर्मेशन है उसको कैटेगराइज फॉर्म में याद रखो, है ना। सब कंपार्टमेंट्स डिवाइड करो अपने ब्रेन में, तब के आपको जो अंदर जंबलिंग हो रही है वो जंबलिंग आपकी धीरे धीरे साइड में एक बार एक कंपार्टमेंट सेट होगा। ओके, मणिपुर वायलेंस में ये कॉज थी, इकोनॉमिक कॉज में ये तीन चीज फंसी हुई है, फिर सोशल कॉज में ये है कि एसटी स्टेटस वाला इशू है, पॉलिटिकल कॉज में ये है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो डोमिनेट कर रही है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास में ये नहीं है, एसटी स्टेटस मिलने का कारण से ये हो जाएगा, सॉरी। तो ये सब क्या होगा, आपके दिमाग में बहुत क्लियर पिक्चर दे देगा। और जैसे ही आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर आएगी, इट विल टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड फॉर यू कि आपको सोशल कॉज लिखनी है, आपने दो लिख दी, तीन लिख दी, पॉलिटिकल कॉज तीन, इकोनॉमिक कॉज तीन, हो गया। आप इसको जंबल करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में भी कुछ लोग होंगे जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फेवर में बोल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से सुसाइड इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट में हो, लेकिन डरखाइन जैसे लोग बोलेंगे दैट जो सुसाइड है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, एक सोशल फिनोमेना है, सोसाइटी सुसाइड करवा रही है। अब हो सकता है कि इसके फेवर में भी किसी ने प्रोपोजिशन दिया हो, तो कैटेगराइज करो कि ये लोग फेवर में हैं, ये लोग इसके अगेंस्ट में हैं, और ये लोग जो है ये कुछ मिली विली बात करते हैं या फिर बिल्कुल ही अलग बात करते हैं जो ना फेवर में और ना अगेंस्ट में। तो जैसे जीएस में सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होता है, वैसे ही सोशियोलॉजी में थीसिस, एंटीथीसिस एंड, अब सिंथेसिस हो सकता है कि थीसिस एंटीथीसिस का मिक्सचर हो, या हो सकता है कि बिल्कुल ही चीज कोई अलग हो, जैसे मान लो पोस्ट मॉडर्निस्ट या क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट जो दुनिया से अलग हटके बात कर रहे हैं। तो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, इन तीन फ्रेम में अपने हर चीज को, आर्ग्यूमेंट्स को डिवाइड कर लो, आपके लिए सोशियोलॉजी फ्लॉलेस हो जाएगी। बाकी सारा काम दिमाग में कंसेप्ट बिठाने का काम मेरा है, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। वो कैसे बिठाना है वो मेरा जॉब है, लेकिन उसको आपको लिखना कैसे है वो आपका जॉब है। अब कंफ्यूज कैसे नहीं होना है पढ़ते समय, तो थीसिस, एंटीथीसिस एंड, बस। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस वाली जो कहानी है ये और प्रोमिनेंट हो जाएगी। जैसे ही हम स्ट्रैटिफिकेशन पे जाएंगे, वर्क इकोनॉमिक लाइफ पे जाएंगे, तो हर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ स्कॉलर्स आएंगे जो कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे। अब वो बात या तो फेवर में है या अगेंस्ट में है, या हो सकता है दोनों का मिक्सचर है, या दुनिया से ही अलग है, तो वो सिंथेसिस कैटेगरी में आ गया। तो आपको कंपार्टमेंट्स याद करने पड़ेंगे और प्रेजेंट भी ऐसे ही करना पड़ेगा। पहले आप प्रोज लिखो कि हाँ भाई ये लोग बोले कि हाँ ये दो लोग बोलते हैं कि ये ऐसे ऐसे होता है, फिर लिखो कि नहीं नहीं ऐसे भी होता है, फिर लिखो अरे यार एक और आदमी है वो बोलता है कि नहीं यार ऐसे भी होता है, बन गया आर्ग्यूमेंट। सोशियोलॉजी इज जस्ट अबाउट, इन यूपीएससी, वैसे नहीं बोल रहा हूं, सोशियोलॉजी इज अबाउट revealing diversity of perspectives over a particular issue, different perspectives over a particular issue.
लेकिन डिफरेंट का मतलब ये नहीं है कि पहले मार्क्स लिख दिया, फिर डर्कहाइम लिख दिया, फिर पार्सन लिख दिया, फिर डेरेंडॉर्फ लिख दिया, फिर जो मन में आया वो लिख दिया, ऐसे नहीं। बड़ा सिस्टमैटिक वे में कंपार्टमेंट, हाँ ये फेवर में बात कर रहे हैं, ये फंक्शंस बोले, इसके अगेंस्ट में मार्क्सिस्ट बोले, इसके अगेंस्ट में फिर ये बोले, कंपार्टमेंट के साथ में, प्रो एंटी बीच के या अलग। ठीक है, आज से ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलो। तो सोशल फैक्ट हमने कल बोला था क्या है, मेरी तरफ देख के डेफिनेशन बोलो। आगे, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कहानी अटकी, तो कहानी कहां पे अटकी, ये सोशल फैक्ट तो डिफाइन कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये कंसेप्चुअल टूल डिवाइस किया था हमारे डरखाइम बाबा ने, जिससे कि वो पूरी सोसाइटी को स्टडी करने वाले थे। अब सोशल फैक्ट को डरखाइम बोलते हैं कि सोशल फैक्ट इज व्हाट अ सोशियोलॉजिस्ट शुड स्टडी और अ सोशियोलॉजिस्ट शुड फोकस अपॉन। कोई भी चीज जो सोशल फैक्ट नहीं है, ध्यान से सुनना, कोई भी चीज जो सोशल फैक्ट नहीं है वो सोशियोलॉजी स्टडी नहीं करेगी। तो आप डेफिनेशन पे वापस जाओ, कलेक्टिव वेज ऑफ। तो एक चीज तो ये है कि जो फीलिंग, एक्टिंग एंड थिंकिंग है, ये कलेक्टिव जब तक नहीं होगी तब तक वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी नहीं हो सकता है, विच इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड इंटरनल टू द। तो हमको FAT पढ़ना है, फीलिंग। तो ये तीनों ही चीजों का कलेक्टिव होना जरूरी है, इंडिविजुअल कोई भी चीज नहीं हो सकती है। तो इससे हमको ये समझ आ रहा है देख के कि डर्कहाइम जो है ये मैक्रो थ्योरीज देगा, माइक्रो नहीं देगा। डर्कहाइम जो है वो स्ट्रक्चर को स्टडी करेगा, एजेंसी को स्टडी नहीं करेगा। डर्कहाइम जो है वो पॉजिटिविस्ट होगा, वो नॉन पॉजिटिविस्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉन पॉजिटिविस्ट किस पे फोकस करते हैं, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल पे, माइक्रो पे, एजेंसी पे। तो भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आई वुड से ही वुड मोर फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी देन। अरे पहली चीज तो पॉजिटिविस्ट दिख रहा है कि पॉजिटिविस्ट होगा, और वो आगे कैसे पता चलेगा आपको, एक तो ये मैक्रो थ्योरीज देगा, ठीक है। और तीसरी चीज, स्ट्रक्चरिस्ट हो गया, पॉजिटिविस्ट हो गया, मैक्रो थ्योरीज हो गई, एंड डर्कहाइम की एक चीज और फोकस पे आएगी कि ये जो कलेक्टिविटी पे फोकस कर रहा है, ये जो कलेक्टिविटी पे फोकस कर रहा है, इस कलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये इंडिविजुअल सेंट्रिक चीजों को अवॉइड करेगा, इंडिविजुअल ट्रेड्स को अवॉइड करेगा। ठीक है, तो जो चीज सोशल फैक्ट नहीं है उसको सोशियोलॉजिस्ट को स्टडी नहीं करना चाहिए। अब दूसरा सवाल डरखाइन के सामने आया। दूसरा सवाल क्या था डरखाइन के सामने, कि भाई सब्जेक्ट मैटर आपने डिफाइन कर दिया, पर अब पढ़ें तो पढ़ें कैसे। सोशल फैक्ट ठीक है, डेफिनेशन ठीक है, पढ़ें कैसे। मार्क्स ने भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डिवाइस करने के बाद में उसको कैसे पढ़ना है
वो दिखाया था लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स के थ्रू. द कंसेप्चुअल टूल विच was used by Marx, which was known as historical, it worked upon the fundamental and the principles of dialectics. कैसे पढ़ना है सोशल फैक्ट को, ये सवाल मार्क्स के सामने नहीं, डर्कहाइम के सामने पेश किया गया. उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मैं एक किताब लिख देता हूं जिसका नाम क्या है, रट लेना. सोशल फैक्ट का नाम आएगा तो इस किताब के बिना काम नहीं चलेगा. डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेट इसलिए लिखी जाती है ताकि आपको एरा पता लगे कि ये कौन से एरा में जिंदा थे. अब देखो, आपको याद है मैंने पॉजिटिविस्ट में आपको एक फॉर्मूला दिया था, CGP. CGP इज, देखते जाना और रिलेट करना. इस रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में डर्कहाइम देता है पहला रूल क्या है कि पहले ऑब्जर्व कैसे करना है. फिर डर्कहाइम बोलता है ऑब्जर्व करने के बाद में आपको क्या करना है, उसको क्लासिफाई करना है. या भाई किसी को मैंने सोशल बोला, किसी को इकोनॉमिक बोला, किसी को पॉलिटिकल बोला, कारण मैंने क्या किया, उसको पहले मैंने उसको ऑब्जर्व किया, फिर मैंने उसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक देखे, फिर मैंने उसको कंपेयर, मतलब डिस्टिंग्विश करना, कंपेयर करना, कंपेयर करके मैंने उसको किसी क्लास में डाल दिया कि ये इकोनॉमिक है, ये पॉलिटिकल है. आप लोग भी तो एक क्लास हो, मेल फीमेल स्टूडेंट टीचर, है ना, डॉटर सन, हर जगह हमको कंपेयर करके क्लास में डाल देते हैं. आप में कोई ना कोई डिफरेंस है, क्लास में कोई ना कोई डिफरेंस है, इसीलिए तो आप अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करते हो. एंड ऑफ कोर्स दैट वी हैव लर्न थ्रू व्हाट, ऑब्जर्विंग. बिना ऑब्जर्वेशन के आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते किसी चीज को. फिर उसके बाद में रूल्स ऑफ, जब आप इसको क्लासिफाई कर दोगे किसी भी चीज को, रेड बॉक्स में कौन कौन से नंबर जाने चाहिए, कैसे पता चला, कंपेयर किया कि 1 और 2 में डिफरेंस क्या है, 1 2. अब जब ये दो क्लास में डिवाइड हो गए, तब जाके मुझे समझ आया कि हाँ ये 2 4 6 एक कैटेगरी के हैं और 1 3 5 एक कैटेगरी के. अब मुझे इनको पहले कैटेगराइज करना है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, इनको एक्सप्लेन करना है, जनरलाइज करना है, दैट 1 3 5 बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी. तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, सेम. कल गोकुल सर ने जैसे आपको पढ़ाया, शरब, ट्री, हर्ब्स, क्या फर्क होता है ना, अलग अलग फिश के बारे में बताया, अमीबा, है ना, आर्के बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया जो था, तो वो प्लांट्स किंगडम, है ना, फैमिली, स्पीशी, ये सब क्या था, कैटेगराइजेशन. और हर वो स्पीशी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है या एक जैसी कुछ ट्रेड शो कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना कि यार इनके कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक जैसे ही होंगे. जैसे मान लो कि जो क्रॉल कर रहे हैं, या ऐसा मान लो कि कुछ स्पीशी है, स्पीशी ए जो पानी और लैंड दोनों पे रहता है, स्पीशी 2 वो भी पानी और लैंड दोनों पे रहता है, लेकिन स्पीशी 3 सिर्फ पानी में रहती है.
तो इन तीनों में से दो ऐसे कौन से स्पीशी हैं जो सेम है? क्या नाम होगा स्पीशी का? एम्फीबियंस। बात समझ आई? तो फिर हम उनको एम्फीबियंस की तरह एक्सप्लेन करते हैं, हम पूरे इस कैटेगरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो डर्कहाइम का भी कहना था सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, किसी भी सोशल फैक्ट को आप ऑब्जर्व करो, फिर उसको कैटेगराइज करो, फिर उस कैटेगरी में जाने के बाद में वो एक्सप्लेन करो, क्योंकि वो कैटेगरी से मिलती जुलती जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेम होगी सबकी, वो सबकी सेम होगी। तो भाई ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली चीज क्या बोलता है वो? सबसे पहली बात है कि सोशल फैक्ट शुड बी ट्रीटेड एज थिंग्स। कौन होती है, लिविंग या नॉन लिविंग? दिख गया डर्कहाइम के अंदर का साइंटिस्ट? क्योंकि जिस चीज में चित्त है, समझ गए? चित्त मतलब समझ गए? अरे कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है वो सोचने और समझने के लिए केपेबल है, वो कॉग्निटिवली फंक्शन करने के लिए केपेबल है। तो वो एंटिटी इम्प्रोवाइज करेगा, ही विल एक्ट, ही विल थिंक इन हिज ओन वेज। गेटिंग इट? तो बोलते हैं कि कोई भी चीज जब आप सोशल फैक्ट की तरह उसको ट्रीट कर रहे हो, कोई भी फिनोमेना, कोई भी प्रोसेस जिसको आप सोशल फैक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो, फर्स्ट रूल इज दिस कि वो, अब देखो इसके साथ साथ मैं आपको उसकी क्रिटिक भी बताता हूं। पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज को स्टडी करने के पहले अजम्पशन नहीं होने चाहिए। अगर आपने अज्यूम ही कर लिया लेट एक्स इज इक्वल्स टू 1, और फिर उस x की वैल्यू 1 रख के आपने y की वैल्यू निकाली, फिर y की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल ली, अरे तो why I can assume or how can I assume that let x be 1? मैथ्स की बात अलग है ना? लेकिन सोसाइटी में मैंने किसी को अज्यूम कर लिया, लेट दिस इंडिविजुअल हु इज बिलोंगिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन बी ए एक्सट्रीमिस्ट। हर आदमी जो छत्तीसगढ़ में रहता है वो एक्सट्रीमिस्ट है क्या? हर आदमी जो पाकिस्तान में रहता है वो टेररिस्ट है क्या? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का वही वाला स्टेटमेंट फिर मुझे याद आता है, आई डोंट से दैट ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम्स, बट व्हाई देन ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, बट देन व्हाई देन ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम्स? तो ये क्या अजम्पशन है दिमाग में, इस्लामोफोबिया है वो, और वो प्रीजुडाइज कर रहा है आपको। सिमिलरली अज्यूम करना किसी भी केस में, स्पेशली सोशियोलॉजी के केस में अज्यूम करना इज, अरे सोसाइटी के बारे में आपने अज्यूम कर लिया तो ये तो वैसे भी डेडली है। अब डर्कहाइम ने क्या बोला? एज, ट्रीट, अरे ट्रीट योर फ्रेंड एज अ फैमिली मेंबर, बट इज ही अ फैमिली मेंबर? यू आर ट्रीटिंग हिम एज वन। तो सबसे बड़ी बात कि सोशल फैक्ट शुड बी ट्रीटेड एज थिंग्स, तो उसका मतलब वो थिंग है नहीं और मुझे उसको ट्रीट करना है। तो जो है नहीं और मुझे उसको दिखावा करना है, इसका मतलब वो एक्चुअलिटी में तो एग्जिस्ट, रियलिटी में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पर मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू 1 या ट्रीटिंग योर बेस्ट फ्रेंड एज फैमिली, ब्रोस फ्रॉम अनदर मदर, ये सब क्या है? ये आप जो नहीं है उसको आप दिखाते हो कि ऐसा है। ये हो गया इसका सबसे पहला क्रिटिक भी। जो सबसे पहली बात डर्कहाइम ने अज्यूम करने के लिए बोला कि सोशल फैक्ट अपने आप में यू हैव टू ट्रीट, रूल बता रहा है वो आपको।
जैसे मान लो मैं एक बड़ा गंदा स्टेटमेंट बोलता हूं और आपको उससे बड़ा आघात पहुंचेगा, कि मैं बता रहा हूं कि सोसाइटी में रहने का एक रूल है। क्या? कि जो भी मेल मस्कुलर नहीं है या वेट हेवी लिफ्टिंग वेट नहीं कर सकता है, उसको नामर्द घोषित कर दो। ट्रीट हिम एज अ इम्पोर्टेंट वन। अब तो जरूरी थोड़ी है। क्यों? धर्मेश, धर्मेंद्र, सही बात है ना? ऐसे बल्ली फंटे अगर ऐसे घोषित कर दिए जाए तो क्या होगा अपना? तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले बताया कि तो ये रूल है, तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन उस रूल के अंदर में मैं आपको बोल रहा हूं कि अज्यूम कर लो कि जो नहीं है वो है या होना चाहिए। यहां पे सबसे बड़ा क्रिटिक आप बाद में यही पढ़ोगे। दूसरा रूल क्या बोलता है? कोई भी प्री कंसीव नोशन नहीं होना चाहिए। मतलब नो प्री जुडाइज्ड। सोशल फैक्ट के बारे में कोई भी प्री कंसीव नोशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि सुसाइड है, अब आपको अगर मैं पूछूं कि सुसाइड क्यों करते हैं जनरली लोग, तो क्या बोलोगे आप? एक लाइन, एक वजह। पहला थॉट दिमाग में क्या होता है? सुसाइडल टेंडेंसीज क्यों आती है, किस तरह के लोगों में आती है? तो ये साइकोलॉजिकल है या सोशल है? अभी तो आपको मैं सोशल अगर बोल दूंगा तो आप एग्जाम्पल दे ही नहीं पाओगे। लेकिन डर्कहाइम बोलता है कि आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो तो उसके कोई भी रिलेटेड प्री कंसीव नोशन है, चाहे आप बोल रहे हो सोशल और ये बोल रही है साइकोलॉजिकल, दोनों ही अजम्पशन गलत है। न्यूट्रल होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में आप प्रीजुडाइज्ड नहीं हो सकते हो। थर्ड, एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल एस्पेक्ट्स को ही स्टडी करना है। अंदर क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। इफ आई डिसाइडेड टू स्लैप अ गाय, दैट makes me a person with anger issues. If I decided to cross the red light, that makes me a person with deviance. पर भाई हो सकता है कि जो मेरे पीछे बैठा उसको गोली लगी है और मैं उसको हॉस्पिटल ले जाना, तो मैं रेड लाइट पे थोड़ी रुकूंगा। एवरी सेकेंड काउंट्स। और जिसको मैंने स्लैप किया, हो सकता है कि वो बदतमीजी कर रहा हो मेरे साथ में, या उसने पहले मुझे एक स्लैप कर दिया जो आपने नहीं देखा। तो देयर आर ऑलवेज थ्री साइड्स ऑफ द स्टोरी, योर्स, माइन एंड द ट्रुथ। बहुत जल्दी सीख जाओगे इस बात को। तीन पहलू होते हैं हर कहानी के, एक आपका, एक मेरा, और एक सच का, जो किसी को भी नहीं पता होता। क्योंकि आप जिस तरीके से सच को परसीव कर रहे हो और मैं जिस तरीके से उस सच को परसीव कर रहा हूं, वो कहानी अलग है। और सच की अपनी एक कहानी होती है जिसका ना आपसे कोई लेना देना है ना मुझसे कोई लेना देना है। You will find less often, you will find person around you who will be just expressing you the story of the truth, not their version of truth. आप अपना वर्जन रिफ्लेक्ट करते हो हमेशा बात करते समय, सिर्फ अपना वर्जन बताते हो। ठीक है? तो यहां पे किसका वर्जन बताया उसने? एक, एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल, बाहर से ही ऑब्जर्व करना है, अंदर नहीं जाना। क्या सोच के सुसाइड किया? नहीं। सुसाइड किया, ये इंपॉर्टेंट है। स्लैप किया, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों किया? वेरीफाइबल, गाल लाल हो जाएगा तो वेरीफाई हो ही जाएगा। नहीं तो मैं कैसे मान लूं कि मैंने स्लैप किया था? भाई, तुम लोग जब ओवर स्पीड करते हो, तुम जब रेड लाइट क्रॉस करते हो, तो तुम ये पहले वेरीफाई करते हो कि कैमरा और चाचा जी तो नहीं खड़े आगे। नहीं तो क्या करेंगे? आओ बेटा, नहीं तो घर पे आ जाएगा चालान। तो आप क्या करते हो?
तो सोशल फैक्ट जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, याद रखना इसमें से ये चार्ट आपको 10 मार्क्स दे के जाएगा, और नहीं तो 20 दे जाएगा अगले साल। इस बार सोशल फैक्ट पे क्वेश्चन नहीं आया है। 20 मार्क्स दे जाएगा ये चार्ट। आपको बस इसको अपने सुंदर शब्दों की माला में पिरो के एग्जामिनर के गले में टांगना है। बस जितनी भी कहानी है बता रहा हूं, इसको बस सुंदर से अपने शब्दों में पिरो के लिख देना। एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल। साइंस दिमाग में रखो। देखते जाओ। कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन नॉन इंडिविजुअल, ये मैंने आपको बता ही दिया। फोकस कहां होगा? अब ऑब्जर्व करने के बाद में हम कहा आते हैं? कंपैरिजन पे। ही हैज यूज्ड कंपैरेटिव मेथड, ऑफ कोर्स जिन्होंने भी चीजों को कैटेगराइज किया उन्होंने कंपैरेटिव मेथड यूज किया है, बीट डर्कहाइम और बीट मार्क्स। जिन्होंने भी बताया कि पहले ये था आज ये है, तब ऐसे था और आज ऐसे है, कल तुम ऐसे थे और आज तुम ऐसे हो, वो सब कंपेयर करके ही, कॉन्ट्रास्ट करके ही उन दो चीजों में फर्क निकाल रहे हैं। चाहे आप सिमिलैरिटीज डिक्लेयर करो या आप डिफरेंसेस डिक्लेयर करो, दोनों में ही आप कंपेयर करते हो। तो याद रखना ये कंपेरेटिव मेथड मार्क्स ने भी यूज किया है। कितनी स्टेज ऑफ सोसाइटी बताइए मार्क्स ने? कौन कौन सी? बहुत बढ़िया। नाउ कंपेरेटिव मेथड्स में वो बोलता है कि अब जब हम कंपेयर करेंगे तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना है हमको। क्या? पहला, कि सोशल फैक्ट को, दो टाइप के सोशल फैक्ट हो सकते हैं, या तो नॉर्मल सोशल फैक्ट या फिर पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। नॉर्मल सोशल फैक्ट वो होते हैं जिनके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं सोसाइटी पे, जिनके पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं सोसाइटी पे, पॉजिटिव रोल होता है, एंड दे आर फाउंड इन जनरलिटी, मतलब मेजॉरिटी नहीं की है। तो डेविएंट्स ज्यादा हैं या सिविलियंस ज्यादा है? पक्का? कैसे? तो आपके लिए किसी का डेविएंट होना आम बात है या अनकॉमन है ना? इसी तरीके से सोशल फैक्ट के लिए भी डरकहाइम बोलते हैं कि जो चीज एक तो जनरलिटी में मिलती है ना, इन जनरल सोसाइटी मिलती है, एंड इट हैज पॉजिटिव, दीज आर नोन एज नॉर्मल सोशल फैक्ट। जैसे मैंने आपको एंगर का एग्जाम्पल अभी दिया था थोड़ी देर पहले, ये मैंने आपको क्यों दिया था? क्योंकि ये आज के टॉपिक से रिलेट हो रहा था। डू यू फाइंड पीपल विद एंगर इश्यूज, और या फिर ऐसे जो बदतमीज टाइप के होते हैं या चोर उछक्के होते हैं, डेविएंट्स होते हैं, इन लोगों को आप सोसाइटी में ज्यादा पाते हैं या ऐसे लोगों को पाते हैं जो ठीक है, चल रहा है, नॉर्मल स्टेट में पाते हैं? कितने लोग यहां से सड़क से निकल रहे हैं गाली देते हुए? नॉट मच। पर हो सकता है एक्सीडेंट हो तो कोई गाली गलौज करने लग जाए। कितने लोग होते हैं जो चोरी कर रहे हैं? नॉट मच। वो कहानी मैंने आपको जो शुरुआत में 15 मिनट में समझाई, वो मैंने पहले आपको इसलिए समझाई, सबसे पहले तो आप उसको अपने आप पे अप्लाई करके देखोगे तो वो आप सोशियोलॉजी से हटके देखे, इसलिए आपको समझ आई। अब आप उसको ये देखो कि आप पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट हो के नॉर्मल हो, क्योंकि जिनका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा और जो टेम्परली या रेयरली मिलेंगे सोसाइटी में। तो एंगर इश्यूज वाले लोग क्या हो जाते हैं?
अगर आप अपने एंगर को सही से यूज नहीं करते तो क्या हो जाते हो आप? यू विल बी रिजेक्टेड एंड trashed by the society, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू योर ओन डिजेक्शन. तो नॉर्मल सोशल फैक्ट है या पैथोलॉजिकल है? इसीलिए एंगर इज अ नेसेसरी इवल, बट याद रखना वो एक इवल है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस, तो कॉन्सिक्वेंसेस को अपने फेवर में लाने के लिए एंगर मैनेजमेंट जरूरी होता है. इसे बोलते हैं ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन. आपका इमोशनल क्वेश्चन अगर हाई है तो आप अपने इमोशंस को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते हो, आप अपने इमोशंस को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हो, आप अपने किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को अपने काबू में ले आते हो. एंड दिस विल वर्क इन योर फेवर, ट्रस्ट मी, इन योर इंटायर लाइफ. अगर आपका ईक्यू हाई है और आईक्यू लो है, तब भी बहुत सारी जंग आपकी है, बहुत सारी जंग आपकी है. आईक्यू हाई है, ईक्यू खराब है, आधी से ज्यादा जंग हारे हुए हो. कोई भी चीज जो आपको इम्पैक्ट करे या कर रही है, वो बहुत ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां से हम क्या कैटेगराइजेशन में आ जाते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस क्या है, एंड इसीलिए गुस्सा रेयरली आना चाहिए. स्माइल, अरे इवन इफ यू डोंट स्माइल, मैंने बोला बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है इफ यू स्माइल, नॉट मच पीपल अराउंड जिनके पास एक नेचुरल होती है. जैसे खत्री सर ने एक बताया था, मेरे साथ में एक दोस्त था गगन भारद्वाज, यूएसए में इस वक्त वो, तो हम बाथरूम में बम फोड़ते हुए पकड़े गए थे. गलती ये थी कि सूतली लंबी हो गई, और वो सूतली लंबी होने के कारण वाइस प्रिंसिपल साहब बाथरूम में चले गए. जिस वक्त वो मूत्र विसर्जन कर रहे थे, उसी टाइम बम फट गया, तो वो डर के मारे बाहर आ गए. हमारे अंदर की भी एक अलग चुल थी कि हमको उसके बाद भी एंटरटेनमेंट चाहिए था. तो जब सब इकट्ठे हो गए तो हमने बोल दिया सर आपकी चेन खुली हुई है. तो हमारा प्रिंसिपल था मारियो. सुबोध से कौन पढ़ा हुआ है? पब्लिक स्कूल. आई रिमेम्बर कोई थी मेरी स्टूडेंट, वो भी मतलब बहुत जूनियर है, 10-15 साल जूनियर होगी, लेकिन हाँ, उसका नाम था मारियो. हमने मारियो रखा था. 4-4.5 फुट, उससे ज्यादा नहीं. तो ऐसे बोल दिया कि सर चेन खुली है. अब वाइस प्रिंसिपल खड़ी है, एचओडीज खड़ी हैं, सब खड़े हुए हैं, तो उसके सामने वाइस प्रिंसिपल की अगर चेन खुली हुई है तो अच्छा तो लगता नहीं है. तो उठा के ले गया वो हमको. 2-4 पीटीआई बुला लिए, वो तो क्या ही मार पाता हम. पीटीआई बुला लिए मारने के लिए. गगन वॉज द पर्सन जिसके, मैंने मेरी जिंदगी में ऐसे दांत नहीं देखे किसी के, है ना. भगवान ने उसको इतनी डिफॉर्मिटीज दी, इंटेलेक्चुअली जीनियस आदमी, पर वो रात को सोता भी तब भी मुझे लगता था कि दांत उसके बाहर ही निकल के सोता था वो. बट सच क्यूट टीथ, सच क्यूट टीथ कि उसको लगता था कि वो देखते कि अरे हंस रहा है आदमी, जबकि वो हंसता नहीं था. उसके साथ में नेचुरली ऐसा था कि वो जो दांत थे शेप ऐसी थी, दो इधर से बाहर आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है ना. तो वो कुछ बोलता भी था तो वो, मतलब वो रो भी रहा है तब भी ऐसा लगता था कि मुस्कुरा के रो रहा है. वो जो पीटीआई तड़ातड़ हमको, हाँ, उसे ट्रैश करना नहीं बोलते हैं. बताऊंगा किसी दिन उसको क्या बोलते हैं, बहुत दुखता है आज तक. तो जो पीटीआई हमको मार रहे थे, 4 लोग 5 लोग को मिलके मार रहे थे. 4 पीटीआई 5 लड़कों को मार रहे थे, उसमें से गगन भी था. गगन मार खा रहा है फिर वो. तो हमारे वाई के शर्मा को लगा कि ये तो हंस रहा है, और यही था जिसने बोला था सर आपकी चेन खुली है. तो वाई के शर्मा ने बोला
इन चारों को छोड़ो, इसको पकड़ो, तुम चारों मिलके इसको मारो, इसकी हंसी बंद होनी चाहिए। उस बेचारे के जीवन की सारी अभिलाषाएं खत्म हो जाए ना, तब भी वो ऐसे हंसता रहेगा, क्योंकि उसके दांत ही ऐसे थे। इधर से बलवाड़ा मारे, इधर से बीएल शर्मा मारे, इधर से मीना चिपकाए उसको फटाफट। तो एक गाल इधर, एक गाल इधर, एक सिर पे खा रहा है फिर भी वो। उधर वाईके का ईगो हर्ट, इसके दांत मत कराओ, हंस रहा है साला। वो बोल रहे सर मैं हंस नहीं रहा। दांत देखते रहे तू हंस रहा है, झूठ बोलता है। अब वो हमको पता था, हमारा क्लासमेट था, कि वो हंस नहीं रहा है। मुझे लगता है 30-35 झापड़ खाए होंगे उसने। फिर वो, जब हम हंसने लग गए ना, क्योंकि हमको तो पता था दोस्त है हमारा, बाद में तो आएगा, तो वहां खड़े होके हम हंसने लग गए। मैंने कहा इसकी खराब किस्मत, बढ़िया अपने हिस्से के भी इसको मिल रहे हैं, चटाचट चटाचट। फिर पीटीआई को, उसको किसी एक को ऐसा लगा कि यार हो सकता है कि भगवान की देन हो उसको। पीटीआई क्या करता है, पेन निकालता है अपना अंदर से, ऐसे 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 जबड़ा पर करके वो उसके दांत देख। मैंने पीछे से बोल दिया सर इसके दांतों में कीड़ा भी है, आपका पेन खराब हो जाएगा। वो मान भी गया, ऐसे ऐसे करके उसने वापस अंदर रखा। फिर गगन को चिपकाने जरूर शुरू। वो बेचारा इतना पिटा था उस दिन। ये भगवान की देन है सब मुस्कुराना। कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। हालांकि वो, जब उसकी मुझे लगता है बायोप्सी हो रही थी, तो बच जाता, लेकिन मैंने बोल दिया कि सर उसके दांत में कीड़ा भी है। पीटीआई तो पीटीआई बेचारा कितना पड़ा हुआ है, उसने मान लिया, उसने ऐसे यूं साफ किया, फिर पेन रख लिया अंदर। तो हाँ, बरका बिल्कुल बंद, ऐसे जिप, दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो गगन कौन था, नॉर्मल या पैथोलॉजिकल? वैसे वो भगवान का दिया हुआ वरदान था, लेकिन उस दिन वो पैथोलॉजिकल था। जिंदगी भर मत भूलना, नॉर्मल और बरका एक बार ऐसे। भावेश, हाँ? अब ये तो परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल हो कि पैथोलॉजिकल हो। क्या हुआ? नहीं, मैं तो धर्मेंद्र को भी देख रहा था। हैं? मैं मेरी पूरे स्कूल टेन्योर में 3 बार सस्पेंड हुआ हूँ। और ऐसे बास्केटबॉल कोर्ट में सीधा खड़ा कर दिया, क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, ये तो कॉमन था। एक दिन में एक बार होगा मेरे साथ में, क्योंकि मैं था जिसको, मतलब जिसकी तासीर ही ऐसी खूंखार थी कि मेरे को ना खौफ फैलाना था बस। कोई रो रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, मुझे खौफ फैलाना है और मुझे क्लास खराब करनी है। हर पेरेंट टीचर मीटिंग में पिताजी को बोलते थे कि मुझे लगता नहीं है कि इसके नंबर इतने आए होंगे, लेकिन ये कैसे लाता है नंबर मुझे भी नहीं पता, लेकिन लड़का बहुत बदमाश है आपका, एकदम बुली है बुली। तब तो बुली बोलते थे। तो ये कोई खास पैरामीटर नहीं है, मेरा इतिहास जान लोगे तो यू विल बी फीलिंग प्राउड।
एक बार बंक मार के नारगढ़ चले गए थे, प्रेस वालों ने फोटो खींच ली, उसमें हम आ गए। राजस्थान पत्रिका में एक आता था संडे को, क्या बोलते हैं उसको, उसमें क्या है, फॉरेनर्स वॉरेनर्स की फोटो खींच रही थी। उसमें सुबोध की ड्रेस है पूरी जयपुर में सबसे यूनिक, जेलर, कैदियों की ड्रेस है थी। अब तो वो जीन्स वीन्स कर दी, पहले क्या था, व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स थी, ब्लैक पैंट और ब्लैक स्ट्रिप्स। तो वो कैदी की ड्रेस लगती थी, बिल्कुल ऐसे लगते थे कैदी है। तो हम लोग पूरे जयपुर में अलग से पहचाने जा सकते थे, लोगो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। हम तीन चार लोग वो प्रिया स्कूटर पे बाहर से बाहर निकल लिए थे। हम वहां पहुंचे, वो फोटो तो खिंच रही होगी, किस्मत खराब, वो फोटो खिंची किसी और की, हम पीछे और दिख गए। तो बात सर्कुलेट हो आके पहुंच गई, मंडे को हमारी असेंबली होती थी। तो हमारी क्लास से चार लोगों को आगे बुलाया गया, सबसे पहले अपन। तो मुझे लगा कि साइंस वाइंस में, साइंस और मैथ्स 10 तक ठीक थी, बाकी होता है ना कि आप कहीं टॉप वॉप करते हो तो फैसिलिटेट करते हैं वो। मैं कहा, क्या दिक्कत है, स्पोर्ट्स में भी थे अपन तो, स्पोर्ट्स वाला कुछ होगा, दे रहे होंगे कुछ, ये टूर्नामेंट भी खत्म हुआ था तो मुझे लगा ओके। फिर चौड़ में आगे गया, मैंने कहा हाँ भाई, मेरे पीछे से तीन और है। मैंने कहा इनका तो ना बर्थडे है, ना इनके नंबर आते हैं, ना इनको बैट उठाना आता है, ये क्यों आ रहे हैं। तो बोले कि आओ आओ, बड़े प्यार से लेके स्टेज पे आओ आओ। 7th 8th 9th 10th सारी क्लासेस खड़ी हुई हैं असेंबली की। हम आ गए स्टेज पे, प्रिंसिपल आई, तारीफ के दो शब्द बोलना शुरू किए सुबोध के बारे में। फिर बोले ये हैं जो हमारा नाम खराब कर रहे हैं जाके बाजार में। अगेन वो चार पीटीआई, हम चार लोग। मुझे लगा कि बढ़िया कुछ सम्मान सम्मान देंगे जैसे मिलता है। जैसे ही यहाँ से प्रिंसिपल शुरू हुई, पीछे से पीटीआई शुरू हो गया। क्या करो, हाथ तो पीछे रख के खड़े ही होने होते हैं। मैंने क्या किया, गर्दन कर ली बिल्कुल ऐसे नीचे। मैंने कहा मारेगा तो कहाँ मारेगा। वो पीटीआई पीछे पीठ पे देना शुरू हो गया, बूम। और वो बेला जोशी उसको बोल रही है, बीट देम लाइक अ पुलिस, मारो सालों को। फिर बाद में हमने पूछा, मैंने कहा हमने किया क्या है। वो अखबार खोल के दिखा रही है। तो बोलती है कि तुम लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है, वेडनेसडे और सैटरडे को तुम्हारी हाउस ड्रेस होती है, और तुम लोग की कैदी वाली ड्रेस पहन के चले गए नाहरगढ़। तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो लॉजिकल एरर हो गया। साम हाउस रेग हाउस और ये बन के जाते तो शायद फिर भी हो सकता था एसएमएस के बच्चे होंगे, किसी होंगे। ये तो कैदी के बच्चे वैसे ही दिख गए हम। तो मैंने कहा हाँ मैम, दैट वाज आवर फॉल्ट मैम, वी शुड हैव वोर, मैम सॉरी अबाउट द ड्रेस मैम, वी शुड हैव वोर दिस हाउस ड्रेस। बोले बंक करके गए थे तुम लोग, शर्म कर लो। चेम्बर वेम्बर में बुला के अच्छे से, फिर पूरा दिन बेचारी ने बाहर खड़ा रखा हमको। उसकी बुरी किस्मत थी, क्योंकि उसके अगले साल हमारी जो क्लास थी वो प्रिंसिपल रूम के जस्ट ऊपर थी, जस्ट ऊपर। हम क्या करते थे, टेबल पे खड़े हो जाते थे, दो पीरियड के बीच में इंटरसेक्शन होता था, उसे टेबल पे खड़े हो जाते थे। फिर उसके बाद में टेबल से लेके जमीन पे कूदते थे, ताकि आवाज आए ऐसे, हम, जब तक वो कोई ऊपर भेजता तब तक बिल्कुल ऐसे चुप, बिल्कुल चुपचाप, शरीफ बच्चे की तरह। किसी ने फर्रे खाए हैं, खा गए फर्रा, ब्रोज। कहने का मतलब, ये सब फन टाइम होता है, बट अगेन आप जो आज कर रहे हो उससे आपका फ्यूचर डिटरमाइन नहीं होता। मेरे सिर्फ नंबर अच्छे आते थे, हरकतें मेरी बहुत खराब थी। मैं 5th 6th तक तो मतलब बिल्कुल ही शांत, ना पढ़ाई कर रहा है बच्चा, कुछ नहीं कर रहा है। 6 के बाद में से लेके 12th तक जो मैंने किया है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। 11th में मैं 15 दिन भी स्कूल नहीं गया था।
अगर 200 दिन थे स्कूल के, मैंने 175 दिन बंक मारा था शायद। वो भी स्कूल के बाहर से। कई बार स्कूल में घुस के भी अंदर निकल जाते थे। 175 दिन रेशो, एवरेज। बट अगेन, जब पढ़ने का टाइम आया, जब 12th में बोर्ड्स आए, तो फिर जो पढ़ना शुरू किया, तो वो वहां तक ले भी गया। ठीक है ना, चलो बहुत हो गया मजाक। नो, नेक्स्ट, रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड जनरलाइजेशन। अब आप किसी चीज को जब कैटेगराइज कर लिया पैथोलॉजिकल और नॉर्मल में, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे सोशल फैक्ट को? पहला कॉजल एक्सप्लेनेशन, दूसरा फंक्शनल। आप बताओ उसकी कॉज इफेक्ट। कॉजल एक्सप्रेशंस, कॉजल मतलब एनालिसिस क्या होता है, कॉज और इफेक्ट। फंक्शनल मतलब वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो दो एक्सप्लेनेशन जरूरी है सोशल फैक्ट की, कॉज इफेक्ट और दूसरा उसका फंक्शंस। फंक्शंस मतलब द रोल विच इज बीइंग प्लेड बाय दैट पर्टिकुलर सोशल फैक्ट। उस रोल के कारण अगर कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होते हैं, तो वो कौन सा होता है सोशल फैक्ट? अगर इस फंक्शंस के कारण पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, ये बात ध्यान रखो, कोई भी चीज, जो भी कोई फंक्शन है, वो फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। फंक्शन फंक्शन होता है, रोल रोल होता है, लेकिन रोल का जो कॉन्सिक्वेंस है वो अगर पॉजिटिव है तो न्यूक्लियर वेपन्स को रखना वॉर डेटरेंस की तरह एक्ट करता है। वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर देना चाहिए, तो बड़ी बड़ी बातें अच्छी तो लगती है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन रखने के कारण हम अपने एनिमी स्टेट्स या अनफ्रेंडली नेबर्स से थोड़ा सा बच के रह सकते हैं। बचने का मतलब ये नहीं है कि हम डरते हैं, बचने का मतलब ये है कि हम वॉर अवॉइड कर रहे हैं, कि वॉर होने पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल तीनों इंस्टेबिलिटीज आती हैं। तो कॉन्सिक्वेंस हमारे लिए, हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन का रखना, जो कॉन्सिक्वेंस सर्व कर रहा है वो क्या है, पॉजिटिव, और इसीलिए वो क्या है। लेकिन अगर वही न्यूक्लियर वेपन आईएसआईएस के हाथ लग जाता है, तो कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, इसीलिए वो। बात समझ आया? हजारों एग्जाम्पल है, पर मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी, इस चार्ट को रट लेना। ये जो ओसीजी है, ओ इज, सी इज कंपैरिजन एंड क्लासिफिकेशन, जी इज जनरलाइजेशन और एक्सप्लेनेशन। इसके अंदर में ये 4 पॉइंट, 2 पॉइंट यहां पे और 2 पॉइंट यहां पे, एज इट इज रट लेना। इसके बाहर कुछ भी नहीं है सोशल फैक्ट में। चले आगे। हाँ भाई, सबसे पहले तो ये 3 लाइंस पढ़ो, और ये दो यहां तक, बस क्लासिफिकेशन यहां तक पढ़ना है आपको, आगे बाद में ले चलेंगे। पढ़ लो, कहानी क्लियर है? यहां तक कोई डाउट्स? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये क्लासिफिकेशन में हमारे सामने एक बाबा आते हैं जिनका नाम है रिट्जर। इसकी किताब भी कई बार हम पढ़ते हैं, रिट्जर की। ठीक है, रिट्जर बोलते हैं कि, अब देखो वही वाली बात, रेफरेंस लिख के निकलना होता है, डेप्थ में जाना है डरखाइम के, रिट्जर को सिर्फ ऊपर ऊपर से निकालना है। रिट्जर बोलते हैं कि 3 तरह के सोशल फैक्ट होते हैं, एक मटेरियल, दूसरा, तीसरा, बस इतना ही लिखना है। अकॉर्डिंग टू रिट्जर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, कौन सी चीज कितनी इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है, नॉर्मेटिव प्रैक्टिस बन चुकी है, या उसको लीगली अप्रूव कर दिया गया है, लेजिटिमेट है वो, उसके बेस पे
सोशल फैक्ट्स 3 तरह के हो सकते हैं। पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा इंस्टीट्यूशनल, तीसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब आपको इन सब चीजों के बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना होता। ऑल यू नीड टू नो इज कि बस ठीक है, ये कैटेगराइजेशन है, बाकी जिसको डेप्थ में पढ़ना वो क्या है हमारे पास में, तर्क है।